हेलो 9th क्लास, गुड मॉर्निंग। संस्कृत के बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आज आपका स्वागत है। बच्चों, पहले तो हम आपको ये बता दें कि आपकी संस्कृत की 4 किताबें हैं। पहली है गद्य भारती, दूसरी है पद्य पीयूषम और तीसरी है कथा नाटक कौमुदी और चौथा है व्याकरण। ये आपको अलग अलग नहीं खरीदनी है, ये किताब एक ही में चारों विभाजन लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। तो अभी तो आप पुस्तक नहीं है आपके पास, अभी आप जुलाई में खरीदेंगे। तब तक के लिए हम आपको अपनी पुस्तक से संस्कृत पढ़ाएंगे। तो 4 ये पुस्तकें हैं, तो आपको 4 कॉपियाँ भी बनानी है। गद्य की अलग, पद्य की अलग, नाटक की अलग और व्याकरण की अलग कॉपी आप बनाएंगे। और जैसे जैसे हम जो किताब से आपको पढ़ाएंगे वो काम उस कॉपी में आप करते जाएंगे। तो आज हम सबसे पहले व्याकरण से प्रारंभ करते हैं। भाषा को नियंत्रित करने के लिए व्याकरण बनाया गया। संस्कृत व्याकरण के रचयिता जो हैं वो महर्षि पाणिनि जी हैं। संस्कृत के व्याकरण को माहेश्वर शास्त्र कहते हैं। तो माहेश्वर शास्त्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि माहेश्वर का अर्थ है शिव जी। महर्षि पाणिनि की उपासना से प्रसन्न होकर के शिव जी ने 14 बार अपने डमरू को बजाया था। उससे जो ध्वनियाँ निकली उससे ही 14 सूत्रों की रचना हुई और इससे व्याकरण की रचना हुई। तो ये 14 सूत्र कौन कौन से हैं, ये लिखित रूप से मैं आपको भेज रही हूँ। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और याद भी करिएगा। अब हम आते हैं वर्ण क्या है इस विषय पर। तो वर्ण क्या है? वर्ण या वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। तो हम ये जानेंगे कि मुख से जो भी ध्वनि हमारे निकलती है वही वर्ण या अक्षर कहलाती है। जैसे अ है, ई है, उ है, ए है इत्यादि ध्वनियाँ। संस्कृत में ये वर्ण 2 प्रकार के माने गए हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब स्वर क्या है? जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े वो स्वर कहलाते हैं। जैसे अ है, ई है, उ है, जिनमें मात्राएं नहीं लगी हैं ना, छोटा छोटा छोटी। तो लेकिन इन स्वरों को जानने से पहले ये भी जान लें कि ये स्वर भी 3 प्रकार के हैं। पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, मतलब जिसको बोलने में कम समय लगे। जैसे अभी मैं बता रही थी, छोटा आ, छोटा ऊ, छोटा ई, री और रे, ये हैं ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ ही होता है बड़ा, जिसमें एक मात्रा का समय लगता है। जैसे आ, ऊ, ई, ए, री और री। तो जिन अक्षरों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और तीसरा होता है प्लुत स्वर। जिन स्वरों को बोलने में 3 मात्रा का समय लगे वो होते हैं प्लुत स्वर। जैसे आपने संस्कृत के वाक्यों में देखा भी होगा, कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें 3 का अक्षर बना होता है। जैसे ओम है, समझ गए? तो ये प्लुत स्वर कहलाते हैं।
तो ये थे तीनों स्वरों के प्रकार। अब है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों या अक्षरों के उच्चारण में हम स्वरों की सहायता लेते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है, वर्ण के 2 प्रकार पढ़े हमने, स्वर और व्यंजन। स्वरों के भी 3 प्रकार बताए मैंने, और अब हम व्यंजन पढ़ रहे हैं तो व्यंजनों के भी प्रकार हैं। व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते हैं। तो अब ये हम देखेंगे व्यंजनों के कौन कौन से प्रकार हैं। ये 4 प्रकार के हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है ऊष्म व्यंजन, तीसरा होता है अंतस्थ व्यंजन और चौथा होता है संयुक्त व्यंजन। अब इन चारों को हम विस्तार से देखेंगे। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुंह के विभिन्न भागों का स्पर्श हो, स्पर्श मतलब छूना है ना, तो विभिन्न भागों का जब स्पर्श होता है उच्चारण करने में तो उन व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे इसमें क वर्ग से लेकर के पूरा प वर्ग तक आते हैं। क वर्ग क्या? जैसे क वर्ग के अंतर्गत आता है क ख ग घ अंगा तक, फिर आगे च वर्ग हो गया च छ ज झ यहाँ तक, समझ गए? तो ये पूरा प वर्ग तक जो है वो पूरे आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। दूसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण करने में वायु की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, जैसे श, फिर पेट कटा श, फिर स और ह। फिर तीसरा हमने बताया आपको अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो अंतःस्थल से बोले जाएं, ये भी 4 हैं, जैसे य, र, ल और व। और चौथा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? 2 व्यंजनों के योग से जो व्यंजन या वर्ण बनते हैं उनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे ता और ल, र, ता प्लस र मिला देंगे तो क्या बन जाता है? त्र। तो ये आपको व्यंजन चारों समझ में आए। इसके अलावा आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, संस्कृत जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप ऊपर बिंदु लगा देखते हैं, 2 बिंदु आप देखते हैं शब्दों के आगे लगा रहता है। आप उनके नाम नहीं जानते ठीक से कि उन्हें कहते क्या हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको आज ज्ञान दूंगी कि उसमें जो एक बिंदु लगा होता है किसी भी वर्ण के ऊपर उसको अनुस्वार बिंदु कहते हैं और उसका उच्चारण म होता है। जैसे राम में म के ऊपर अगर एक बिंदु लगा है तो उसको पढ़ेंगे रामम। और किसी वर्ण के अंतिम ध्वनि में जहाँ ह का उच्चारण होता है 2 बिंदु वहाँ लगे होते हैं, है ना। जैसे राम है, म के आगे अंतिम ध्वनि ह, 2 बिंदु लग गए, उन 2 बिंदुओं का उच्चारण रामः ऐसे पढ़ते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो विसर्ग कहलाता है। ठीक है। अब तीसरा होता है अनुनासिक। अनुनासिक क्या है? क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक जो अंतिम वर्ण आता है उसको अनुनासिक कहते हैं। वैसे अनुनासिक का अर्थ होता है जो नाक से बोले जाएं। जैसे क ख ग घ, क वर्ग में बोलते हो क ख ग घ, अंत में क्या आता है? अंगा। उसी तरह च छ ज झ इया। ठीक है। ट ठ ड ढ ड़, प फ ब भ म, त थ द ध न। तो ये अंतिम जो वर्ण आया वो अनुनासिक वर्ण कहलाता है। तो बच्चों, ये था आपका
व्याकरण का आरंभ स्वर और व्यंजनों का मैंने आज आपको ज्ञान दिया। उन्हीं वर्णों का उच्चारण स्थान बताएंगे, यानी कौन से वर्ण जो हैं मुख के किस भाग से बोले जाते हैं, किस तरह से उच्चरित किए जाते हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले है कंठस्थ। कंठस्थ मतलब कंठ से बोले जाने वाले वर्ण। कंठ मतलब गला। वो वर्ण हैं क ख ग घ अंग। साथ ही इसमें अ और ह भी आता है। बोल करके आप देखेंगे ये वर्ण गले से उच्चरित होते हैं। दूसरा है तालु। जो वर्ण बोलते समय ऊपर तालु का स्पर्श करते हैं उनको हम अब 10वां पद तालव्य देखिए। व्यंजन कहते हैं, जिसमें वर्ण है ई, च, छ, ज, झ, इया, र और ण भी है। इसको बोलेंगे आप, उच्चारण करेंगे तो अपने आप आपको लगेगा कि हाँ बोलने में तालु का स्पर्श हो रहा है। जैसे च, छ, ज बोल के देखिए तो तालु का स्पर्श होता है। तो ये तालव्य व्यंजन या तालु से बोलने जाने वाले वर्ण कहलाते हैं। तीसरा है मूर्धा। अब आपके स्क्रीन पर यह आ रहा है सामने, इसलिए आप वहाँ ध्यान दीजिए कि कौन कौन से वर्ण हैं। तो मूर्धन्य या मूर्धा बोलते हैं। मूर्धा मतलब जिन वर्णों को बोलते समय जो ज़बान है थोड़ी ऊपर की तरफ मुड़ती हो, उसको मूर्धा कहते हैं। जिसमें है री है, री बोलने में आपकी ज़बान थोड़ी टेढ़ी होती है। फिर ट बोलेंगे तो देखिए ऊपर की तरफ मुड़ रही है। ठ, ड, ढ, ण, र, श बोल के देखिए। ये सारा वर्ण जो आप उच्चारित करेंगे तो ये ऊपर की तरफ थोड़ा ज़बान मुड़ती है, तो ये मूर्धा या मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद है दंतव्य या दंत, यानी दांत। दंत मतलब दांत। जिन वर्णों को बोलते समय दांत का स्पर्श होता हो, दोनों दांत आपके करीब आ जाते हैं बोलते समय, वो दंत व्यंजन कहलाते हैं। जिनमें हैं ली, त, थ, द, ध, न। ठीक है, और एक और वर्ण आगे दिया हुआ है। तो यानी बोल करके आप देखिए, हर बार आपकी ज़बान जो है वो दांत से टकराएगी, तो इसलिए इनका नाम दंत व्यंजन हो गया। उसके बाद है ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होंठ। जिन वर्णों को बोलते समय होंठ जो है मुड़ते हैं, आकृति थोड़ा उनकी फर्क हो जाती है, साथ ही साथ होंठ कई बार स्पर्श भी करते हैं, आपस में मिल जाते हैं, वो ओष्ठ वाले व्यंजन कहलाते हैं। देखिए बोल करके, सामने आपके लिखा हुआ है। ऊ है जिनमें, प है, फ है, ब है, भ है, म है। इन सबको बोलते समय आपके होंठ आपस में मिलते हैं। ऊ बोलने में देखिए होंठ आपके गोल से हो जाते हैं, तो इसलिए इनको ओष्ठ वाले व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद है नासिका, यानी नाक से जो व्यंजन बोले जाएं। बोल के आप देखिएगा, देखिए इया, म, अंग, ण, न, ये सब नासिका व्यंजन कहलाते हैं। अच्छा, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो दो स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं, तो उनमें है कंठ तालु, यानी जिनको बोलने में गले का भी प्रयोग होता है, तालु का भी होता है। तो वो व्यंजन है ए और ए। बोलने में थोड़ा तालु भी स्पर्श हो रही है और गले से तो बोले ही जा रहे हैं, इसलिए कंठ के कहला रहे हैं। इसी तरह से दूसरा है कंठ ओष्ठ, यानी जिनको बोलने में कंठ की भी आवश्यकता पड़ रही है
और होठों का भी सहारा लिया जा रहा है। तो ये कंठ और ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। इनमें है ओ और औ। होठ देखिए गोल से मुड़ जाते हैं ना, अब बोल रहे हैं आप गले से ओ औ, तो ये कंठ ओष्ठ कहलाते हैं। इसी तरह से दंत ओष्ठ भी है, यानी दांतों का स्पर्श भी हो रहा है जिनमें, और होठों की सहायता से भी बोले जा रहे हैं, उनमें है व। तो ये हुए आपका ये वर्णों का उच्चारण स्थान, जो हमने अभी आपको बोल करके बताया। साथ ही साथ हम आपको स्क्रीन पर तो आ ही रहा है, लेकिन अलग से भी PDF में भेज दे रहे हैं, ताकि आप इसको जहाँ पर आपने स्वर और व्यंजन के बारे में पूरा वर्णन अपनी कॉपी में लिखा है, उसी के आगे हेडिंग डाल करके आप वर्णों का उच्चारण स्थान भी लिख लें, ताकि बाद में भूलें ना, और इसे याद भी करना है आपको। अब है प्रत्याहार बनाना। तो हमने आपको माहेश्वर सूत्र 14 हैं, उनके बारे में आपको बताया था। उसी माहेश्वर सूत्र के अक्षरों से और व्यंजनों को मिला करके उनकी सहायता से प्रत्याहार जो है वो बनते हैं। प्रत्याहार किसे कहते हैं? यानी जिसकी सहायता से कम से कम शब्दों में अपनी अधिक से अधिक बात कह दी जाए, अधिकतम बात कह दी जाए, उसको प्रत्याहार कहते हैं। ये प्रत्याहार 42 हैं, और ये 42 प्रत्याहार कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको PDF में लिखित रूप से भेज रही हूँ। तो बच्चों, आज बस हम इतना ही आपको समझाएंगे। इसके आगे हम अगली कक्षा में आपको फिर समझाएंगे और बताएंगे कि आगे अब आपको क्या करना है। अब ये जितना कुछ आपको मैंने समझाया है, वो सब आपको लिखने के लिए भी हम PDF में आपको भेज रहे हैं। ये सारा काम आप अपनी व्याकरण की कॉपी में साफ साफ उतार लीजिए। साथ ही उतार के बस रख नहीं लेना है, आपको स्वर और व्यंजन याद भी करने हैं, वर्णों के उच्चारण स्थान भी अच्छी तरह से समझ के याद भी करना है। ठीक है? तभी आपको आगे अच्छी तरह से संस्कृत समझ में आएगी। और माहेश्वर सूत्र भी जो 14 भेज रही हूँ मैं, उसे भी आपको याद कर लेना है। तो आशा है आप सब कुछ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तो तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।